Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 22nd of February 2021, Monday. Inspiration of the day is keep your face always towards the sunshine and the shadow will fall behind you. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 5. Land policy delay hurdle to Concord sale, says panel. In November 2019, Government of India has announced the privatization of few government-owned companies in which Concord, that is Container Corporation of India, was one. तो नवंबर 2019 में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के प्राइवेटाइजेशन को इन प्रिंसिपल अप्रूव किया था. अगर हम बात करें अदर कंपनीज के प्राइवेटाइजेशन को लेकर के तो BPCL, SCI स्टैंड्स फॉर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन सब का प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हो चुका है. बट कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कॉनकोर भी बोलते हैं, उसका प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है. और जिसके लिए जो टॉप लेवल की इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड एज इन शॉर्ट IMG ने कंसर्न रेज किया है कि 2019 में जितनी भी कंपनीज के इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुए थे फॉर प्राइवेटाइजेशन, उनकी प्रोसेस या तो स्टार्ट हो चुकी है और या तो प्रोसेस खत्म होने वाली है, दे आर प्राइवेटाइज्ड. लेकिन कॉनकोर, दैट इज कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अभी तक प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर पाया है बिकॉज ऑफ द लैंड लाइसेंस पॉलिसी डीले. तो रेलवे मिनिस्ट्री की जो लैंड लाइसेंस पॉलिसी है उसमें डीले की वजह से कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का प्राइवेटाइजेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लैंड पॉलिसी को लेकर के अभी भी क्लैरिटी नहीं है. The new policy is expected to provide clarity on lease rates the new buyer of Concord will have to pay. तो लीज रेट जो डिसाइड होने हैं कॉनकोर के लिए, वो नई जो लैंड एक्विजिशन पॉलिसी आएगी, लैंड लाइसेंस पॉलिसी आएगी, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा. और अभी तक रेलवे ने लैंड लाइसेंस पॉलिसी फाइनलाइज नहीं की है, रिजल्टिंग अ रोड ब्लॉक फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ Concord. The committee chaired by Department of Investment and Public Asset Management, we call that it's in short form DIPAM. So DIPAM secretary is all overseeing the Concord privatization that was actually announced in November 2019. हालांकि रेलवे मिनिस्ट्री से जब इस पर्टिकुलर इशू पर क्वेश्चन पूछा गया तो रेलवे मिनिस्ट्री का जो अपना ओपिनियन था, उनका ये कहना था कि देयर इज नो डिले इन मेकिंग ऑफ द लैंड लाइसेंस पॉलिसी एंड इट इज कैटेगोरिकली डिनाइड, जिसकी वजह से जो कॉनकोर का डिसइन्वेस्टमेंट है वो नेक्स्ट ईयर प्लान किया जाएगा एज पर द बजट स्पीच. तो रेलवे मिनिस्ट्री का अपना टेक है कि लैंड लाइसेंस जो पॉलिसी है उसको टोटली कैटेगोरिकली मना कर दिया गया है, अभी वो नहीं आ रही और उसकी वजह से कॉनकोर का जो प्राइवेटाइजेशन होना है वो भी शायद नेक्स्ट ईयर ही आएगा. तो फिलहाल के लिए कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो प्राइवेटाइजेशन है वो स्टक कर गया है. हालांकि जो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इकोनॉमिक अफेयर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स डिपार्टमेंट, लॉ के डिपार्टमेंट से कई सारे जो मेंबर्स हैं वो रेलवे बोर्ड में हैं, दे ऑल आर एक्चुअली रेजिंग द कंसर्न. बट रेलवे का अपना ओपिनियन है उस चीज़ को लेकर के कि अभी क्योंकि लैंड लाइसेंस पॉलिसी नहीं आ रही है इसलिए कॉनकोर का प्राइवेटाइजेशन भी नहीं हो सकता. इसी न्यूज़ में मैंने एक और न्यूज़ अटैच कर दी है जिसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है टू बी द वर्ल्ड लीडर प्राइवेट सेक्टर मस्ट बी द की ड्राइवर ऑफ ग्रोथ. कई सारे जो वेटरन्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, दे आर raising the concern towards the privatization drives of government of India. But current government is very clear towards the privatization and the policy towards the गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट. तो कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा कि यूनियन बजट 21-22 was all about the role of government as a facilitator only and the private sector will be taken as a key driver of the economic growth. जितनी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है अगर हम कंपेयर करें उनसे, तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट केवल एक फैसिलिटेटर और इंटरवेंशनिस्ट का काम करती है. गवर्नमेंट के इंटरवेंशन बहुत कम होते हैं, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट केवल उन्हीं सेक्टर में होता है जिसको गवर्नमेंट स्ट्रैटेजिक ट्रीट करता है. तो इंडिया के केस में क्या था, इंडिया यूज्ड टू बी द मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पर सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का एक प्रॉपर मिक्स था. बट नाउ द करंट गवर्नमेंट इज more focusing on the privatization, more focusing on the private sector and considering private sector as a
key driver for economic growth of government of economy of India. और अगर हम कुछ अगर रीसेंट पॉलिसीज़ को भी देखें तो हमें कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि 2017-18 से गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर दिया. कई सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट owned corporations, all are going for privatization, whether it is LIC, whether it is SCI, BPCL and Concord. So current government is giving more participation to private sector. और इसी पॉइंट को फोकस करते हुए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि जितनी भी जो नेशंस की ग्रोइंग नीड है, एस्पिरेशंस हैं, वो स्टेट्स गवर्नमेंट या सेंटर गवर्नमेंट मिलकर भी पूरा नहीं कर पाएंगे. उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को आगे आना ही पड़ेगा. ऑल्दो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का रोल बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा. गवर्नमेंट विल वर्क एज अ फैसिलिटेटर इन दिस केस, बट प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू टेक द लीड. और इसी पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में जो विप्रो के फाउंडर है मिस्टर आजिम प्रेम जी, उनका भी ये कहना है कि करेंटली 90% ऑफ वर्कफोर्स इन द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री कंटिन्यू टू वर्क फ्रॉम होम. एज अ प्राइवेट प्लेयर he will ensure the inclusive growth and better participation from all parts of the country. तो एक हैंड पे गवर्नमेंट इज रेडी टू प्रोवाइड द more participation to private sector. On the other hand, private sector is all ready to take up as an opportunity to drive this economic growth. ऑल्दो प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को लेकर के जितने भी PSUs या जितने भी गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेटाइज हो रहे हैं, उनको लेकर के डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं एक्सपर्ट्स के. कुछ का ये कहना है गवर्नमेंट के नॉट एग्जिट फ्रॉम द ऑल दीज सेक्टर. इट हैज़ negative impact on weaker section or vulnerable societies, and it may increase the inequality. But few have an opinion that this may leads to development of Indian economy as a global player. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 given on page number 5. Private gencos seek soaps on electricity export. The Association of Power Producer, in short we call it APP. It is a representative body of private gencos. Gencos stands for generating companies. पावर जनरेटिंग कंपनीज जो होती हैं उनको शॉर्ट में हम जेनकोस बोलते हैं. आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ही बताएंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं उनको शॉर्ट में क्या बोला जाता है. तो इलेक्ट्रिसिटी के केस में पावर जनरेटिंग कंपनीज को हम जेनकोस बोलते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को भी शॉर्ट फॉर्म में कुछ बोलते हैं. तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर इस क्वेश्चन का आंसर देंगे. आप देख लेते हैं न्यूज़ क्या है. बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं उनका एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स, वी कॉल देम APP. APP ने गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को एक लेटर लिखते हुए रिक्वेस्ट करी है दैट all power generating companies should be provided the relaxation on duties and provide certain incentive for exporting the electricity to the neighboring countries. तो यहाँ पर जितनी भी प्राइवेट पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है कि उन्हें टैक्स एग्जम्पशन, रिलैक्सेशन ऑन नंबर ऑफ ड्यूटीज़ दिया जाए जिससे कि वो जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो कॉम्पिटिटिव हो सके और वो जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सके, एक्सपोर्ट कर सके. और ये प्रोसेस इंडिया को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देगा ओवर चाइना और इससे इंडिया की जो इन्फ्लुएंस है नेबरिंग कंट्रीज़ में वो भी बढ़ेगी थ्रू एनर्जी एक्सचेंज. तो एनर्जी एक्सचेंज को इम्प्रूव करने के लिए, एनर्जी के एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए प्राइवेटली ओन्ड पावर जनरेटिंग कंपनीज़ ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है दैट दे शुड बी प्रोवाइडेड नंबर ऑफ कंसेशन टू मेक द इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया कॉम्पिटिटिव. अगर हम इंडिया में बात करें पावर जनरेटिंग कंपनीज़ की या पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की तो उनके अपने अलग इश्यूज़ हैं. लोन को लेकर के, फिनांस अवेलेबिलिटी को लेकर के इंडिया में पावर जनरेटिंग कंपनीज और मोर स्पेसिफिकली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आर सफरिंग अ लॉट. कई बार आपने मेरी न्यूज़ में भी सुना होगा जब मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लोन के बारे में भी डिस्कस किया था, जो उन पे लोन है जिसको वो रीपे नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द सर्टन एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स. तो उन इश्यूज़ को देखते हुए जितनी भी जनरेटिंग कंपनीज हैं उन्होंने कहा है कि इंडिया के पास अभी करेंटली मैसिव साइज एंड स्केल है पावर ग्रिड्स का. पावर ग्रिड जो इंडिया में वो इस समय जितनी नीड है पावर की उससे ज़्यादा इंडिया पावर जनरेट कर रहा है. और जो इंडिया की लोकेशन है दैट इज़ इंडिया
is basically centrally placed among the all South Asian countries. जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उस लोकेशन का एडवांटेज इंडिया को उठाना चाहिए बाय एक्सपोर्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल neighboring countries. This will not only provide the strategic advantage over China, it also increase the India's soft power, India's influence over all neighboring कंट्रीज. क्यों? क्योंकि इंडिया के जो अगर हम नेबरिंग कंट्रीज को देखें तो उनकी जो पावर डिपेंडेंसी है दैट इज मोर ऑन हाइड्रो पावर, और इंडिया के पास थर्मल पावर या कोल बेस्ड एनर्जी को लेकर के बहुत ज़्यादा इमेंस पोटेंशियल है. अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो इंडिया में जितनी नीड है उससे ज़्यादा जनरेशन हो रहा है. तो जितनी भी पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं उनका ये कहना है कि अगर इंडिया की पावर जनरेटिंग कंपनीज को थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए तो दे कैन बी द नेट एक्सपोर्टर एंड दिस विल अलाउ इंडिया टू स्ट्रेंथन इट्स स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन द रीजन. जो चाइना का इन्फ्लुएंस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है वो भी कब अप किया जा सकेगा बाय प्रोवाइडिंग दिस इलेक्ट्रिसिटी टू नेबरिंग कंट्री. 2018 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी थी इंडिया की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, और उन गाइडलाइंस में कुछ ऐसे पॉलिसी फ्रेमवर्क्स थे जो कि क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड को मॉनिटर करते थे या रेगुलेट करते थे. और जितनी भी पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं उनका ये कहना है कि ये जो गाइडलाइंस हैं, ये जो फ्रेमवर्क है, दैट इज़ एक्चुअली वर्किंग एज अ हर्डल फॉर स्मूथ एनर्जी ट्रांजेक्शन और एनर्जी एक्सचेंज. जो स्मूथ एनर्जी एक्सचेंज होगा या स्मूथ एनर्जी एक्सपोर्ट होगा उसमें ये जो गाइडलाइंस हैं दे आर एक्चुअली इम्पेडिंग, दे आर जनरेटिंग द हर्डल्स. जैसे कि अगर किसी कुछ गाइडलाइंस की बात करें तो 2018 की गाइडलाइंस थी उसमें क्लियरली मेंशन था कि फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ कोल बेस्ड पावर ओनली इम्पोर्टेड कोल or spot e-auction coal or coal obtained through commercial mining would be used. Apart from it, no other mining or coal will be used for generating the energy that is actually going to be exported to the neighboring country. And this clause of coal used is actually making India energy generation more costlier and less कॉम्पिटेटिव. तो कुछ ऐसी 2018 की गाइडलाइंस हैं जो कि एक्चुअली एनर्जी एक्सपोर्ट को इम्पेड कर रही हैं, हम कह सकते हैं हर्डल्स क्रिएट कर रही हैं. तो उनके रिमूवल के लिए भी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ने इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करी है दैट इंडियाज पोटेंशियल टू एक्सपोर्ट base load power is rendered uncompetitive due to imposition of significant taxes and duties on coal use as an input for power generation. तो 2018 की जो गाइडलाइंस हैं, जो क्लॉज हैं, दे आर एक्चुअली मेकिंग इंडियाज एनर्जी प्रोडक्शन अनकॉम्पिटिटिव, अनवायबल. तो उनका ये कहना है कि जितने भी एग्जम्पशन हैं जीएसटी में, जो सेस लग रहा है, कस्टम ड्यूटी लग रहा है जो इम्पोर्टेड कोल पर, अगर उन सब पर कंसेशन मिलता है पावर जनरेटिंग कंपनीज को, सो देयर इज अ एवेन्यू फॉर रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ पावर फॉर एक्सपोर्ट बाय ओवर US सेंट्स 0.50 kWh. तो जो कस्टम ड्यूटी है, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस है, जीएसटी है, इनको अगर रिड्यूस करेंगे तो इंडिया की जो एनर्जी जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा लेस कॉस्ट पर आएगा. अपार्ट फ्रॉम इट, दिस APP रिप्रेजेंटेटिव बॉडी हैज़ ऑल्सो रिक्वेस्टेड गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द कंसेशन ऑन ट्रांसमिशन चार्जेस. जो ट्रांसमिशन चार्जेस हैं उन पर भी कंसेशन प्रोवाइड करने की बात करी, एंड बाई offering a 50% discount in Indian transmission charges, export can be made competitive by around US cents 0.19 kWh. और अगर इतने रेट पर इंडिया के जो जनरेटिंग कंपनीज हैं वो एबल हो जाती हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, तो देयर इज़ अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू ऑल private sector power generating companies, and they will be able to export. It is said this exemption provided by center would be offset by foreign exchange earning made by the GenCos through export of power. तो जितने एग्जाम्पशन की बात करी है, कंसेशन की बात करी है जित जनरेटिंग कंपनीज ने, उनका ये कहना है कि इतने एग्जाम्पशन देने से या कंसेशन देने से ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को लॉस होगा. क्यों? क्योंकि अगर इतने एग्जाम्पशन ट्रांसमिशन पे, कस्टम ड्यूटी पे, जीएसटी पे, सेस पे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जाम्पशन देती है पावर जनरेटिंग कंपनीज को, तो क्या होगा?
एनर्जी का एक्सपोर्ट होगा, और एक्सपोर्ट जब एनर्जी का एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो उससे इंडिया में क्या होगा, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जो फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा, जो फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग होगी, दैट ऑल विल ऑफसेट द लॉसेस दैट गवर्नमेंट विल बेयर बिकॉज ऑफ दिस कंसेशन। तो जो कंसेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, उससे जो रेवेन्यू लॉस होगा, उस रेवेन्यू लॉस को की पूरी भरपाई जो फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग्स होंगी, जो जेनकोस एक्सपोर्ट करेंगे पावर को, उन अर्निंग से ऑफसेट हो जाएगी। और करंटली इंडिया हैज़ अ पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 375 gigawatt, while the peak demand is close to half of this, that is 184 gigawatt, which renders the surplus capacity unused. And definitely अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और जितने ज़्यादा अमाउंट में जनरेट हो रही है, अगर कंज्यूम उतने अमाउंट में नहीं हो रही है, तो वी कैन नॉट स्टोर इट। स्टोरेज का कोई बहुत ज़्यादा मीडियम इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट्स मेयर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो जिसके लिए जनरेटिंग कंपनी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करी है, एंड APP हैज़ आस्क्ड दैट दिस सरप्लस कैपेसिटी कैन बी यूज टू एक्सपोर्ट द पावर। तो सरप्लस कैपेसिटी यूज होगी, रिसोर्स एलोकेशन अच्छा होगा, इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आएगा, इंडिया की स्ट्रैटेजिक पावर बढ़ेगी, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन पर इंडिया का सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ेगा, चाइना का जो इमर्जेंस हो रहा है रीजन में उसको भी कर्ब किया जा सकेगा। अगर पावर सेक्टर की बात करें तो जैसा कि हमने भी डिस्कस किया कि इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनकी जो हाई डिपेंडेंसी हाइड्रो पावर पर है या कॉस्टली लिक्विड फ्यूल सोर्सेज पर है, तो उनको जो इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट कर रहे हैं हाइड्रो पावर से या जो अदर सोर्सेज से, उनको वो कॉस्टली पड़ रही है। तो इंडिया कैन बी अ नेट एक्सपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर, और उनको चीप कॉस्ट में अगर एनर्जी अवेलेबल होगी तो दे विल एक्सपोर्ट द एनर्जी फ्रॉम इंडिया। और इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, जियोग्राफिकल लोकेशन है, दैट इज ऑल्सो वर्किंग एज अ स्ट्रैटेजिक पोजिशन। इंडिया सेंट्रल में पोजिशन है, तो जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ तक ईजिली लेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू एनर्जी एक्सपोर्ट करी जा सकती है। तो जो इंडिया के नेबर्स कंट्रीज है, दे एक्चुअली नीड द एक्सेस टू रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव बेस लोड पावर विच इज राउंड द क्लॉक एंड नॉट अफेक्टेड बाई सीजनैलिटी। क्योंकि अगर हम हाइड्रो पावर की बात करें या लिक्विड फ्यूल सोर्सेज की बात करें तो ये सीजनैलिटी से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। रिलायबिलिटी नहीं होती कि कब तक हाइड्रो पावर की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जिसकी वजह से जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर फ्लैक्चुएशन देखने को मिलता है या डार्कनेस देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ द inadequacy and insufficiency of power system of neighboring countries. So here India provides a significant opportunity to export thermal power for resultant strategic as well as economic benefit. ऐसा generating companies ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा है और रिक्वेस्ट करिए कि इसीलिए उनको कंसेशन, एग्जेम्पशंस, टैक्स हॉलीडेज प्रोवाइड किए जाए जिससे कि उनका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो कॉम्पिटिटिव हो सके। हालांकि ऑल दीज सिम्स वेरी ग्रीन, वेरी गुड ब्राइट पिक्चर, बट अगर हम इसका एक अदर साइड लें जो कि बेसिकली न्यूज़पेपर में कवर नहीं किया है, कि इंडिया का जो पेरिस एग्रीमेंट है जहाँ पर इंडिया और जो रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स हैं जहाँ पर इंडिया अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की जो शेयर है वो ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहती है, कोल का जो कंजप्शन है वो रिड्यूस करना चाहती है, कार्बन एमिशन रिड्यूस करना चाहती है, तो उस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं, ग्रीन पॉलिसीज़ हो गई, रिन्यूएबल एनर्जी की जो पॉलिसीज़ हैं, पेरिस एग्रीमेंट जो क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसको लेकर के जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, उन सब से ये एनर्जी एक्सपोर्ट, बेसिकली कोल बेस्ड एनर्जी एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी है ये कितना मैच हो पाएगी, क्या गवर्नमेंट इंडिया प्रोवाइड करेगी इस कंसेशन, क्योंकि अगर इस कंसेशन को प्रोवाइड किया जाएगा तो डेफिनेटली इंडिया में कोल कंजप्शन बढ़ेगा। क्यों कोल कंजप्शन बढ़ेगा? अगर पावर जनरेटिंग कंपनीज कोल यूज़ करेंगी, थर्मल पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, दे हैव टू यूज़ द कोल, एंड वंस दे यूज़ द कोल देयर विल बी द लार्ज कार्बन एमिशन। तो इंडिया कैसे वो अपने NDC को अचीव कर पाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के जो टारगेट्स हैं उनको कैसे अचीव कर पाएगा, जो पेरिस क्लाइमेट है उसमें इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे अचीव होगा, दैट ऑल इज एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्टरी। ऑल्दो देयर शुड बी ट्रेड ऑफ बिटवीन ऑल दीज, क्योंकि इंडिया का जो एनर्जी एक्सपोर्ट है, एनर्जी ट्रांजैक्शन है, ये इस पर्टिकुलर एरिया में इंडिया को बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज प्रोवाइड करता है। अगर ये कंसेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देते तो डेफिनेटली इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है, जो आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सब पर इंडिया का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली बढ़ेगा, एंड दैट विल प्रोवाइड द स्ट्रैटेजिक एडवांटेज टू इंडिया इनटू दिस साउथ एशियन रीजन। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो दिस इज द विश लिस्ट दैट APP हैज़ एक्चुअली पुट फॉरवर्डेड
3.47 million ton coal required per year. Rupees 245 crore tax assumption on coal is actually being demanded, and 50% tax assumption on transmission charges may lead to rupees 121.3 crore burden on government of India. So total 366 crore annual exemption is being demanded by generating companies, and in lieu of that the foreign exchange earned in mixed charge from export will be 1303 crore. तो जैसा कि वो claim कर रही generating companies that this may leads to or this will be offset by the foreign exchange earning, so it is actually reflected through data. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 given on page number 5. RBI scoop up rupees 26k crore bonds anonymously in a single day. तो RBI करंटली अगर हम देखेंगे कुछ टाइम से RBI के हम एक्शंस को देखें, मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस को देखें, मोर स्पेसिफिकली ओपन मार्केट ऑपरेशंस को देखें, तो RBI बहुत ज़्यादा ओपन मार्केट ऑपरेशन में जा रही है. एज पर द yesterday data, Reserve Bank of India bought approximately 26,000 crore of bonds from the secondary market anonymously. Anonymously means without announcement. ओपन मार्केट ऑपरेशन अनाउंसमेंट के बाद भी हो सकते हैं और विदाउट अनाउंसमेंट भी हो सकते हैं. जब आरबीआई ये चाहती है कि उसके ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में इन्वेस्टर्स को या मार्केट को ना पता चले, जिससे कि जो सेंटिमेंट्स का इफेक्ट पड़ता है वो बॉन्ड यील्ड्स पर या इंटरेस्ट रेट पर वो ना पड़े. इन दैट केस जनरली आरबीआई गो फॉर anonymously. So Reserve Bank of India bought approximately 26k crore of bond from the secondary market anonymously on February 12, a day after it bought 20,000 crore as a part of its announced open market operation, as per the data released by Central Bank on Friday. And this shows that contrary to what the bond market says, the RBI is pumping the enough liquidity in the system. क्यों लिक्विडिटी पंप कर रही? डेफिनेटली इकोनॉमी जो है वो ग्रोइंग स्टेज पर आ रही है, रिकवरी स्टेज पर आ रही है, तो इन दैट केस मार्केट नीड्स सम लिक्विडिटी फॉर जनरेटिंग द डिमांड्स, फॉर जनरेटिंग और फॉर running the business, and that is why RBI is actually putting or pumping the enough liquidity in the system. So this week had a heavy borrowing pressure as there were 2 auctions to be conducted. और पिछले कई न्यूज़ में डिस्कशन में हम डिस्कस कर चुके हैं यील्ड रेट, इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड रेट, इन सब में कौन सी रिलेशनशिप होती है, कैसे ये वर्क करता है. नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव डिस्कस. तो आज की न्यूज़ में हम डिस्कस नहीं करेंगे, फिर कभी जब न्यूज़ कम होंगे दैन वी विल डिस्कस अबाउट दिस रिलेशनशिप की बॉन्ड यील्ड जो होती है, इंटरेस्ट रेट होते हैं, बॉन्ड जो रेट्स होते हैं, कूपन रेट्स, इन सब में बेसिकली क्या रिलेशन होता है. द 10-year bonds yield has shoot up to 6.12% on February after the budget from 5.90% close to the budget day. But RBI का क्या मन है? RBI basically wants to keep the bond yield below 6%. तो अभी जो 10 ईयर के बॉन्ड हैं वो 6.12% की yield तक पहुंच गए हैं, लेकिन RBI want it to actually keep the yield rate under 6%, which bond market participants don't think is फीजिबल. गवर्नमेंट हमेशा आरबीआई की अगर बात करें तो हमेशा इंटरेस्ट रेट को या बॉन्ड रेट्स को थोड़ा सा कम रखना चाहिए, बिकॉज इस समय गवर्नमेंट हो सकता है कई बार फाइनेंस या फंड रेजिंग के ऑप्शन पर जाए, तो गवर्नमेंट को चीप लोन अवेलेबल हो, इसलिए आरबीआई इस तरह के कई बार ओपन मार्केट ऑपरेशन करते हैं. तो व्हेन द इकोनॉमिक मोमेंटम इज पिकिंग अप द पेस, both inflation and the interest rate will rise, that for sure. If the RBI has to contain the yield, it will have to keep on feeding the market its liquidity need that actually RBI is doing. तो जब भी इकोनॉमी बढ़ती है, हमने डिस्कस कल भी या डे बिफोर यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस न्यूज़ कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हम ये मानते हैं कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है. इकोनॉमी ग्रो करती है तो उससे साथ इन्फ्लेशन बढ़ता ही बढ़ता है, और इस समय इंडिया जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ की रिकवरी पर है, तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन विल राइज. तो अभी आरबीआई का जो बेसिक मोटिव है कि इस रिकवरी को सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर लिक्विडिटी मार्केट में रहे, एंड दैट इज व्हाट आरबीआई इज डूइंग, एंड विल हैव टू कीप द फीडिंग द मार्केट इट्स लिक्विडिटी नीड, एंड दैट would imply doing more and more pre-announced open market operation as per one of the senior bond trader. तो बेसिकली ओपन मार्केट ऑपरेशन कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को खरीदना है, लॉन्ग टर्म को बेचना, लॉन्ग टर्म को खरीदना, शॉर्ट टर्म को बेचना, जैसा आरबीआई का अपना मोटिव होता है. जब शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट डाउन करने होते हैं तो वो
शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को सेल करना स्टार्ट कर देती है, वाइस वर्सा फॉर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स. एंड दिस इज द ट्राजेक्टरी फॉर इंडियाज 10-year G securities. And mind it, student, number of time I have told you the 10 years government securities are actually benchmark securities. इन पर जो इंटरेस्ट रेट होता है दैट इज टेकन एज अ बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट फॉर इकोनॉमी. तो दिस इज दैट, तभी अगर आपको इंटरेस्ट रेट का मोमेंटम गेन करना होता है एक्सपर्ट्स को तो एक्चुअली सीधा 10-year गवर्नमेंट सिक्योरिटी. तो ये पूरा ट्राजेक्ट्री है जनवरी 1 से फरवरी 18 तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 10-year के जी सिक्योरिटीज़ की जो यील्ड रही है वो ये रही है. आप देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स. Cairn Energy government discussed long-term capital gains tax. So during a series of hectic talks between Cairn Energy and the Indian government over $1.2 billion arbitration award in favor of the farmer last week, a slew of options were proposed by the two sides, including computation of capital gains and participation in the Vivad Se Vishwas dispute resolution scheme. तो जो टैक्स को लेकर के जो डिस्प्यूट चल रहा है कैन इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, कैन एनर्जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, उसको लेकर कई सारे ऑप्शंस जो हैं वो दोनों ही साइड ने प्रपोज किए हैं. कैपिटल गेंस में को टैक्सेशन को लेकर के डिस्प्यूट है इन दोनों के बीच में, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए दोनों ही साइड ने कुछ ऑप्शंस प्रपोज किए हैं. जिसमें गवर्नमेंट का जो ऑप्शन है, गवर्नमेंट ने कहा कि विवाद से विश्वास स्कीम जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम है टैक्सेशन की, उसके थ्रू कैन इंडिया अगर चाहे तो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकता है. कंपनी विल इन्वेस्ट इन इंडिया बट लुकिंग फॉर एक्सेप्टेबल सोल्यूशन टू टैक्स डिस्प्यूट. और कंपनी का ये कहना है कि कंपनी और ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी इंडिया, बट जो टैक्स डिस्प्यूट चल रहा है अगर उसका एक्सेप्टेबल सोल्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के आती है. So the government is likely to go ahead and appeal against the arbitration award by Permanent Court of Arbitration at The Hague before March 21, indicated the Finance Ministry official. तो इंडिया के जो टैक्स डिपार्टमेंट हैं और जो रिसेंटली केयर इंडिया ने कुछ शेयर्स खरीदे हैं डिफरेंट सब्सिडीज़ के थ्रू, उसको लेकर के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को डिस्प्यूट चल रहा है. जिसमें जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो कह रहा है कि दिस इज़ अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG, जबकि जो केयर एनर्जी है उसका आर्ग्यूमेंट है इट वाज होल्डिंग द शेयर्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो इसको लेकर के कुछ इनकम टैक्स का डिस्प्यूट चल रहा है. तो कंपनी का अपना ये कहना है कि जब तक ये टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इस पर नहीं जाता दैन कंट्री विल नॉट इन्वेस्ट इन इंडिया. तो क्या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है दैट विल बी द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम अंडर RBI purview. So Reserve Bank of India brought State Bank of Sikkim under its regulatory purview. The bank established 5 years before Sikkim accepted to be seceded in India. उसके 5 साल के बाद ये जो स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम था वो स्टैब्लिश किया गया था. एंड दिस प्रोवाइड्स अ ट्रेजरी ऑपरेशन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट. डेफिनेटली स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम है तो सिर्फ ये सिक्किम में ऑपरेट करता है एंड इट इज़ द होली ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. And currently, bank has 42 branch offices and operates 3 revenue counters for government works. The bank's ownership structure will not change, but it will be regulated by RBI on a par with अदर बैंक. तो फिलहाल के लिए स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को RBI ने अपने पर्व्यू में डाल लिया, तो जो अभी तक स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में था. ईमेल सेंड टू द बैंक एंड द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स. इसको लेकर के कई सारे जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने ईमेल सेंड किया कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू बी विद स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, बट देयर इज नो रिस्पॉन्स इधर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम और द RBI. So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. For Telegram channel link, the link has been given in description box. If you are not getting into the description box, I generally paste the link on comment section as well. If you are not getting it on comment section, you can get it on channel introduction section, that is about the channel. वहाँ पर मैंने चारों फोरम की लिंक्स दी है जहाँ से आप ट्विटर का, ResearchGate का, फेसबुक का और टेलीग्राम चैनल सबका लिंक पा सकते हैं. So that's all for today, students. If you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share and subscribe. Thank you.